हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके डीएफसी शैली के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, थर्ड पार्ट के बारे में। इसके अंदर हम टॉप 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन एट ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची दोनों जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज़ आर बोट एंड सोल्ड। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 83। ए मार्केट इकोनॉमी इज वन विच, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, जिसमें क्या होता है, इज दैट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो तो वो क्या कहलाती है, बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, तो किसके द्वारा ये स्पॉन्सर होते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के थ्रू ये क्या होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। यहाँ पे अरविंद, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अरविंद सुब्रमण्यम। ये पहले थे 2018 से पहले, 2018 तक थे। ठीक है, लेकिन 2018 के बाद में अब तक प्रेजेंट टाइम तक अगर हम बात करें तब ये कहाँ कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रेजेंट टाइम में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस लिख देता हूँ मैं इसको, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये क्या है, 2018 से प्रेजेंट तक वर्तमान में ये कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, पहले कौन थे ये पहले थे, ये कौन थे, पहले। ठीक है, इससे पहले कौन थे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से पहले अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ। किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है, तो देखिए, विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ। अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अगर पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अनसेफ माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सी भी नीति हो इसके अंदर बची हुई, देखिए ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अनसेफ होता है, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये अनसेफ होता है ना। नहीं तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी सही है, ये भी सेफ एनवायरनमेंट है। एनआरआई डिपॉजिट्स ये भी सेफ एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग ये भी
सेफ एनवायरनमेंट है। लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप यहाँ पे शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ये होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा अनसेफ टाइप का यहाँ पे पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर दिया जाता है, ठीक है, वो कौन लाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कौन लाता है फ्रेंड्स, ये द लेबर ब्यूरो लाता है, ठीक है, द लेबर ब्यूरो। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये लेके आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब द लेबर ब्यूरो किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यू दिल्ली में, ठीक है, HQ हेडक्वार्टर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कौन देता है, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो आता है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इन इंडिया इज। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, तो इसका आधार क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका बेस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस, जो DA मिलता है आप सभी को, जो भी जॉब करते हैं उन सभी को DA मिलता है, तो वो DA कौन के, मतलब उसका आधार क्या है, जो DA आपको मिलता है उसका आधार क्या माना जाता है, ठीक है। तो DA का आधार वर्ष आप, मतलब आधार क्या माना जाता है, ये पूछा गया है। बेस क्या माना जाता है उसका, बेस माना जाता है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका बेस तैयार करता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि DA कितना प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें देखिए एन इंडिफरेंस करो मेजर्स द सेम लेवल ऑफ, एन इंडिफरेंस करो मेजर द सेम लेवल किसका, कमोडिटीज़ का, ठीक है। 2 कमोडिटीज़ का सेम लेवल होता है उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 2 कमोडिटीज़, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 2 कमोडिटीज़, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 2 कमोडिटीज़, तो 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि का ये मापता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडिफरेंस कर्व याद रखना, कौन सा कर्व है ये, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। उदासीनता वक्र खालिस्तान के समान स्तर को मापता है, तो ये 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। अब देखिए आपसे कितनी बारी, शायद लगभग तीसरी बारी क्वेश्चन आ गया है ना, तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो ये पूछा गया है आपसे, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो IBRD होता है, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टैक्सेस बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से करों का कौन सा समूह केंद्र सरकार से संबंधित है, तो आंसर होगा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। ये तीनों क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्सेज हैं, ठीक है। इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो कौन कौन से हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये तीनों टैक्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से करों का कौन सा समूह है, समूह की बात कर रहे हैं। वैसे तो इसमें दो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे सेल्स टैक्स है ना, तो ये कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी लगा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हाउस टैक्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट टैक्स है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। आपको मैंने पहले क्वेश्चन भी कराया था इसका, ना, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ठीक है,
एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स ड्यूटी, ये तीनों टैक्स को कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति नहीं है? तो वित्तीय नीति इनमें से कौन सा नहीं था? ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं वो वित्तीय नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, खुला बाजार ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स ए फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो किस प्रकार का बाजार? परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार यहाँ पे जो बाजार की कीमतें हैं उसको नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय आरबीआई रिसेंटली टू चेक इलीगल मनी कलेक्शन, ठीक है। तो जो इलीगल मनी कलेक्शन है उसको चेक करने के लिए आरबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो गैर कानूनी या फिर अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सचेत, ठीक है। तो सचेत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? सचेत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सचेत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन, प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रत्यक्ष कर का मुख्य प्रभाव इनकम पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, आई पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, द टर्म डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, तो सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, फिर पब्लिश करता है? तो आंसर होगा यहाँ पे IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसको प्रोड्यूस करता है फिर पब्लिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बायलैटरल मोनोपोली सिचुएशन इज, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या होती है? तो ये होती है व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेयर देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? बायलैटरल मोनोपोली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। लॉरेंज कर्व शोज, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ये दर्शाता है आपका यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज कर्व। जो लॉरेंज वक्र है वो आय डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है सर्विसेज टैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, सर्विसेज टैक्स का सबसे ज़्यादा योगदान होता है टू मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFI जो होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले आपको मैं जो सम्मिलित किए जाते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, एक्सिम बैंक को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या बोलते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, और नाबार्ड को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो बैंक ऑफ इंडिया है इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज़ बीन सेट अप फॉर, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को किसके लिए गठित किया था? तो किसके लिए गठित किया था?
फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 देखिए यहाँ पे, एन इंडिफरेंस करो मेजर्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई। एक अनुधिमान वक्र एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के खालिस्तान स्तर को मापती है। तो किसके, कौन से स्तर को? सेम लेवल वाले स्तर को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेम लेवल। ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। तो एन इंडिफरेंस करो, आपको मैंने पहले बताया था कि समान स्तर की चीज़ों को ये मापता है। जैसे टू कमोडिटीज़ है, ठीक है, तो उसके जो समान स्तर होता है, ठीक है, उसको ये मापता है। ये काम करता है इंडिफरेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू। किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है किसी भी देश में आय का? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को कंबाइंड किया जाता है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर के साथ में। फिर इस प्रकार से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी ब्रॉट। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय दोनों को कंबाइंड करके किया जाता है। ठीक है, तो किसी देश में आय का पुनर्वितरण उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 14th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीज इन स्टेट शेयर इन नेट प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स कलेक्शन फ्रॉम 32% टू 42%। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42% तक। ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो 42% करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106, फिक्सल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो कौन तय करता है राजकोषीय नीति? तो ये तय करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय होता है, ये यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, फिक्सल पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे मुद्रा क्या होती है? मुद्रा की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे, पहले आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये होती है मुद्रा की फुल फॉर्म। ठीक है, MUDRA मुद्रा की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो व्हाट इज़ मुद्रा? तो मुद्रा क्या है? विकास और पुनर्वित्त एजेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।